हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले चैप्टर का, केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड 11th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। तो यस गाइस, टुडे इज़ द लास्ट क्लास ऑफ 11th स्टैंडर्ड। टुडे इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आज का हमारा होगा लास्ट वाला क्लास। इसके बाद हमारे कोई भी 11th स्टैंडर्ड के क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि आज का क्लास जो है फाइनली अपनी इस इतनी लंबी जर्नी का लास्ट वाला क्लास है। हमारी जो भी जर्नी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, क्योंकि 1 साल से वो जर्नी कहीं ना कहीं हम लोगों ने स्टार्ट की थी। कितने सारे चैप्टर्स थे, टोटल आपके 16 चैप्टर्स थे। और वो 16 चैप्टर्स में फिजिकल केमिस्ट्री भी था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी था। तो अपन लोगों ने तीनों टाइप की केमिस्ट्री को देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देखा और इनऑर्गेनिक को भी देखा, फिजिकल को भी देखा, फॉर्मूलेज देखे, न्यूमेरिकल्स देखे, बेसिक्स देखे, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल देखे, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिक्स थे उनको देखे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में IUPAC नॉमेनक्लेचर को सबसे बढ़िया तरीके से देखा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से मैंने आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। और फाइनली अपनी इस लंबी जर्नी को ट्रैवल करते 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 वी कम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। मतलब यहाँ पे आज आपका पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 11th स्टैंडर्ड का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। आज के क्लास में मैं पूरा ये वाला चैप्टर वाइंड अप कर दूंगी और इसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद डायरेक्टली यू हैव टू स्विच टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कितना पार्ट डिस्कस कर लिया है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू मेडिसिन। मतलब हम लोगों ने तो लास्ट वाले क्लास में चैप्टर नंबर 16 का बहुत सारा पार्ट डिस्कस किया था, नो डाउट। बट टॉकिंग इन दिस रिगार्ड कि बेसिकली हम लोगों ने जो एंड किया था अपना पार्ट, वो था ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली लौंग के क्या फ़ायदे होते हैं, हल्दी के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था इलायची के क्या फ़ायदे होते हैं, आंवला के क्या फ़ायदे होते हैं, संतरे के क्या फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उनमें कौन सा ड्रग प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद होगा तो ये चार्ट को अपन ने डिस्कस किया था। और मैंने ये भी बताया था कि उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अब जो टॉपिक बचता है आज के क्लास के लिए वो है क्लिनजिंग एजेंट। और आज के क्लास के बाद ये टॉपिक पूरा आपका हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, फिर ये बुक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपने लास्ट 2 पेजेस को जो कि बच गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिसके बाद पूरा 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिनजिंग एजेंट को, जिसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो क्लिनजिंग एजेंट होते क्या है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में रेगुलरली साबुन का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते है ना, हैंड वॉश का यूज़ करते हैं, लिक्विड यूटेंसिल वॉशर का यूज़ करते हैं, इसके बाद में शैम्पू का यूज़ करते हैं, कंडीशनर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम लोग अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। देखो, हेयर वॉशर मतलब जो आपका शैम्पू है वो भी आप यूज़ करते हो। डे टू डे लाइफ का वो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मैं बोलूँगी, क्योंकि उसके बिना हमारा हो ही नहीं सकता हेयर वॉशिंग। फिर उसके बाद में कंडीशनर भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कंडीशनर का। टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो रोज़ ही ब्रश करते वक्त हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। तो उसके बिना क्या हम लोग रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते, वो भी हमारे रेगुलर नीड है। डिटर्जेंट, रोज़ हम लोग कपड़े धोते हैं तो कपड़े भिगाने के लिए डिटर्जेंट लगता ही है। फिर जो भी आपका लॉन्ड्री सोप होता है जिससे आप लोग कपड़े धोते हो, वॉशिंग सोप, उसके बिना भी अपना काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में लिक्विड यूटेंसिल वॉशर जो होता है जिससे हम लोग बर्तन को घसते हैं या बर्तन को धोते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा अगर वो चीज़ नहीं रहेंगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये भी ज़रा सोचो कि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होगी तो आपके बहुत सारे काम बीच में अटक सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जब कोविड था बीच में तो सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का कितना ज़्यादा यूज़ किया। सभी लोगों ने पहले तो सिर्फ डॉक्टर्स ही यूज़ करते थे, अब हर घर में सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का यूज़ होने लगा जब से कोविड आया। मतलब ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी चीज़ें हमको क्यों बता रहे, टॉपिक बताओ ना। अरे भाई,
क्यों सोचते हो ऐसा? टॉपिक का नाम है क्लिनजिंग एक्शन और क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है। अब टॉपिक का नाम है क्लिनजिंग एजेंट, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमेशा कुछ ना कुछ हमको हेल्प करती है क्लीन करने के लिए, इसलिए उनका नाम भी क्या है? क्लिनजिंग एजेंट। तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्लिनजिंग एजेंट होते क्या है, क्लिनजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है, और क्लिनजिंग एजेंट के बेसिकली 2 मेजर टाइप्स कौन से हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस पार्ट को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए देखते हैं हम लोग क्लिनजिंग एजेंट को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लिनजिंग एजेंट को। एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। द सब्सटेंसेस which are used to remove dirt, stain or clutter on the surface are called as क्लिनजिंग एजेंट। क्लिनजिंग एजेंट मतलब बेसिकली वो एजेंट जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी सरफेस से डर्ट को रिमूव करने के लिए, या किसी सरफेस से स्टेन को रिमूव करने के लिए, या क्लटर को रिमूव करने के लिए, उसको आप लोग क्लिनजिंग एजेंट बोलते हो। जैसे कि सपोज़ मैं खाना खा रही थी, सपोज़ मैं समोसा और सॉस खा रही थी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो एक एडवर्टाइज आती है जिसमें वो एक लड़का होता है, वो समोसा खाते रहता है टमाटो सॉस के साथ में। जब वो समोसा लगाता है टमाटो सॉस को और खाने जाता है, तो बस खाते वक्त ही भाई टमाटो सॉस जो होता है उसके वाइट कलर के न्यू टी शर्ट पे, मेरी जैसी ही उस लड़के ने न्यू वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी होती है। जब वो समोसा टमाटो सॉस को लगाता है और बस खाने जाता है, तो खाते वक्त पता है क्या होता है, जो टमाटो सॉस होता है ना उसके वाइट कलर के नए टी शर्ट पर गिर जाता है। और फिर वो इधर उधर देखता है और वो बोलता है हाँ। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो टाइड होता है, टाइड ऊपर से जाता है और वो देखता है हाँ। आप लोगों ने देखा होगा ना कि टाइड जो होता है, टाइड की एडवर्टाइजमेंट आती है, या टाइड या सर्फ एक्सल, और बीच में से एक सफ़ेद कलर का पट्टा ऐसा जाता है, तो हाँ ऐसा बोलता है वो, राइट। तो बेसिकली ये उसी टाइप की चीज़ है, मतलब जो भी ऐसे सब्सटेंसेस है जो आपके सरफेस से, सरफेस कपड़े का भी हो सकता है, सरफेस किसी ग्लास का भी हो सकता है, सरफेस डोर का भी हो सकता है, सरफेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग कपड़ों को थोड़ी वॉश करते हैं, हम लोग तो बर्तन को भी वॉश करते हैं, मतलब वो सरफेस बर्तन का भी हो सकता है, यूटेंसिल का भी हो सकता है। हम लोग दरवाजे को भी पोंछते हैं, दरवाज़ा भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, ठीक है, ग्लासेस भी हो सकते हैं विंडोज़ के, किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ पे सरफेस वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी सरफेस से स्टेन को, स्टेन मतलब जो दाग होते हैं ना, जैसे टमाटो सॉस का दाग हो गया या ऑयल का दाग हो गया, सब्जी में जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, अगर उसका दाग लग गया उसको हम लोग स्टेन बोलते हैं। डर्ट मतलब जो भी कचरा होता है, जो भी धूल मिट्टी होती है वो होता है डर्ट। स्टेन मतलब जो दाग रह जाते हैं ना, टमाटो सॉस का दाग रह गया, या आप सब्जी खा रहे थे तो सब्जी का ऑयल गिर गया है ना, तो ये हो गए आपके स्टेन्स। और क्लटर ऑन दी सर्फेसेज, जो भी क्लटर रहते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सबको वो रिमूव करने में आपकी मदद करता है। तो वो सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एजेंट। और ये किसी भी सरफेस से क्लीन कर सकता है। फिर आपको ये भी बात याद रखना है कि ये जो क्लींजिंग एजेंट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके कपड़ों पे कुछ गिर जाता है तो आप लोग एक बकेट में डिटर्जेंट डालते हो, पानी डालते हो, उसको अच्छे से स्टर करते हो, और उसके बाद वो जो आपका क्लॉथ है उसके अंदर भिगा के रखते हो। 10 मिनट के बाद वो जो क्लॉथ होता है उसके ऊपर से पूरा जो स्टेन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली वो जादू नहीं है, वो क्लींजिंग एक्शन है। सभी को समझ में आया? ठीक है। चलिए अब बेसिकली देखते हैं कि हम लोगों को क्लिनजिंग एजेंट में कौन क्या क्या देखना है। तो क्लिनजिंग एजेंट जो है उसमें टोटल 2 टाइप होते हैं जो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका सोप, पहला सोप है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और सेकंड है आपका डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले। हम लोग देखेंगे कि सोप होता क्या है, सोप के टाइप्स कौन से होते हैं, सोप फॉर्म कैसे होता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट में बेसिकली कोई टाइप्स है क्या, डिटर्जेंट और सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, कैसे वो किसी कपड़े को या किसी चीज़ को क्लीन करते हैं, वो भी चीज़ हम देखेंगे। और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे डे टू डे लाइफ से जो रिलेटेड है, जिससे आपका जो मैकेनिज्म है, जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी क्वाइट क्लियर। ठीक है, चलिए ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट एंड देन लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर सोप।
चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपके क्लींजिंग एजेंट को, जिसका नाम है सोप। चलिए देखते हैं सोप क्या होता है। एक बार सोप के डेफिनेशन को लिखती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं सोप फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट of higher fatty acid containing long chain alkyl group आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, जो भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहता है हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का या हाइयर फैटी एसिड का, जिसमें लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप होता है, उसको आप लोग सोप बोलते हो। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये लिखा क्या, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे भाई समझेगा कैसे, मैंने आपको समझाया क्या? नहीं, जब तक कि मैं समझाऊंगी नहीं तो ये टॉपिक आपको समझेगा कैसे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है, हाइयर फैटी एसिड का मतलब ही हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ही वो एसिड जिसमें बहुत ज़्यादा अल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, लॉन्ग चेन अल्किल ग्रुप की प्रेजेंट हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो? सोप बोलते हो। मतलब ही उसको आप लोग अपने घर की साबुन बोलते हो, ठीक है। धीरे धीरे ही ये चीज़ समझ में आएगी। ये लाइन आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक कि मैं रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगी। तो मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगी, बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले अपन सारे पॉइंट को लिखते हैं, फिर देखते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन पढ़ेंगे तभी जाके ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सोप इज फॉर्म बाय अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ईस्टर्स और ऑयल्स और फैट्स, ठीक है। मतलब जो भी आपकी सोप होती है वो फॉर्म होती है जब अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर्स का या ऑयल का या फैट का। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये ईस्टर क्या चीज़ है? टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाई क्या? नहीं, अभी सिर्फ मैं पॉइंट लिखा के दे रही हूँ, आप सिर्फ सुनते जाओ ये सारे पॉइंट्स को। लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं होंगे जब तक कि रिएक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। सिर्फ सुनो इस चीज़ को, फिर मैं रिएक्शन पढ़ाती हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड और हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको अपन लोग सोप बोलते हैं। सोप जो होता है वो फॉर्म होता है बाय अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल, फैट्स और ईस्टर्स। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप the process of formation of soap is called as saponification reaction। saponification process भी बोल सकते हैं, saponification reaction भी बोल सकते हैं, या आप उसको saponification भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग saponification बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतने सारे पॉइंट तो पढ़ लिए, लेकिन आपने तो हमको रिएक्शन ही नहीं पढ़ाई। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो जब मैं आपके साथ में हूँ। चलिए देखते हैं रिएक्शन को कि बेसिकली सोप फॉर्मेशन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। चलिए देखते हैं उस चीज़ को। चलिए सारे के सारे एकदम ध्यान से इधर देखो, बस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका ईस्टर ग्रुप है। याद रखना, एक ऐसा ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है O C डबल बॉन्ड O, एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा सब्सटेंस
या एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ओ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आता है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, उसको आप लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ईस्टर ग्रुप है। याद रखना, इसको आप ईस्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ईस्टर होता है उसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, उसको आप लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। ठीक है, अब ये जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है ये देखो जनरली कहाँ में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके ऑयल में, या ये प्रेजेंट होता है फैट्स में। तो जो भी फैट्स होते हैं ना, फैट्स मतलब समझ जाओ जो मांस वगैरह फैट बोलते हैं ना हम लोग, वो, या जो भी आपका ऑयल होता है उसमें उसमें आपका ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये ऑयल का है, तेल जो होता है ना, तेल ऑयल, वो। या तो आप इसको फैट का भी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ये ऑयल में प्रेजेंट होता है या तो फैट में प्रेजेंट होता है। और जो फंक्शनल ग्रुप ओ सी डबल बॉन्ड ओ होता है उसका मतलब ईस्टर होता है। अब सेकेंड थिंग ये है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो देखो मैंने क्या लिखा है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब आप हाइड्रोलिसिस तो करवाने वाले हो, लेकिन अल्केलाइन का, अल्केलाइन मीडियम में करवाने वाले हो। अल्केलाइन मतलब ही अल्कली मेटल्स के प्रेजेंस में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये मतलब ही NaOH, या तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, मतलब आप सोडियम वाला NaOH भी ले सकते हो, या तो आप पोटेशियम वाला KOH भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। अगर सोडियम सॉल्ट बनाना है तो आप NaOH को लो, अगर आपको पोटेशियम सॉल्ट बनाना है तो आप KOH को लो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपका बेस। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये NaOH आप लेते हो तो उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ये इसका मतलब होता है NaOH। और अगर आप लोग KOH लेते हो तो उसको आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऑयल या फैट्स की रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उससे आपको क्या बनाना है, उससे आपको सॉल्ट बनाना है। और वो सॉल्ट को आप सोडियम सॉल्ट भी बोल सकते हो या पोटेशियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। NaOH को ले रहे हो तो NaOH से आपको Na मिलेगा, मतलब वहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा। KOH को ले रहे हो तो KOH से आपको K मिलेगा, मतलब वहाँ पे आपको पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे कि बेसिकली रिएक्शन कैसे क्या होगी। सबसे पहले ज़रा ध्यान देना कि रिएक्शन होती कैसे है। सपोज अपन NaOH को ले रहे हैं, KOH की रिएक्शन भी वैसी होंगी, लेकिन मैं अभी आपको NaOH करके दिखा रही हूँ। तो देखो कैसे होगा। NaOH के अंदर में दो टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, एक होता है आपका H और एक होता है एक सेकेंड, एक होता है आपका OH और एक होता है आपका Na प्लस OH माइनस, ये दो टाइप की चीज़ें होती है। अब देखो कैसी रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होते जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। NaOH में दो टाइप की चीज़ें, पहले मैं NaOH के साथ में आपको रिएक्शन दिखा रही हूँ। KOH वाली रिएक्शन आप लोग खुद भी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो NaOH में दो टाइप की चीज़ें, Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे जाएगा आपका OH माइनस आयन और यहाँ पे जाएगा आपका Na प्लस। ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका OH माइनस आयन, यहाँ पे जाएगा आपका Na प्लस, यहाँ पे जाएगा आपका OH माइनस आयन और यहाँ पे जाएगा आपका Na प्लस। तो इस टाइप से आपकी ये वाली रिएक्शन होने वाली है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ठीक है, एक तरफ OH माइनस आयन, एक तरफ Na प्लस। ठीक है, देखो कैसे क्या होगा। ये है आपका CH2, ठीक है, ये है आपका CH और ये है आपका CH2। अब इस तरफ भी गया OH, मतलब यहाँ पे भी OH आ जाएगा। इस तरफ भी गया OH, मतलब यहाँ पे भी OH आ जाएगा। इस तरफ भी गया OH, मतलब यहाँ पे भी आपका OH आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो इसके अलावा और क्या क्या बचा है। इसके अलावा आपका बचा ये R डैश, C डबल बॉन्ड 2, O Na, O माइनस Na प्लस। फिर से नीचे आ जाओ, देखो और क्या बचा है, R डैश, C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस।
और देखो क्या बचा है, R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। तो इस टाइप से आपकी हो रही है ये वाली रिएक्शन। सबसे पहले आपने ईस्टर को लिया, ऑयल को लिया या फ्लैट फैट को लिया, उसकी रिएक्शन आपने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हो। यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें Na+ और OH- आयन, एक तरफ लगाया OH, एक तरफ लगाया Na+। तो जब आपने OH लगाया तो इस टाइप से बना और यहाँ पे आपने Na+ लगाया। अब जो ये वाली चीज़ बनी है ना, इसका नाम होता है ग्लिसरीन। इसको आप लोग बोलते हो ग्लिसरीन और इसका नाम होता है सोप। इसको आप लोग ग्लिसरीन बोलते हो और इसको आप लोग सोप बोलते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट आया क्योंकि मैंने NaOH लिया। अगर मैं KOH के साथ में रिएक्शन कर रही हूँ तो पोटेशियम सॉल्ट आता था। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कंटेनिंग लॉन्ग चेन अल्किल ग्रुप, ये हायर फैटी एसिड है, इसको अपन लोग बोलते हैं आपकी सोप। तो इस तरीके से आपकी सोप फॉर्म होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कंटेनिंग लॉन्ग चेन अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज सोप। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपकी सोप होती है वो फॉर्म होती है बाय अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ऑयल्स और फैट। और थर्ड चीज़ ये है कि प्रोसेस जो होती है जिसमें आपकी सोप का फॉर्मेशन होता है उसको आप लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हो। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली सोप की जो क्वालिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है और सोप के जो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। वो दोनों चीज़ों को अभी हम लोग करते हैं डिस्कस। चलिए देखते हैं सोप के टाइप्स को। जो भी आपका नेचर होता है, नेचर ऑफ सोप, या तो हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ सोप। नेचर ऑफ सोप या जो भी आपकी क्वालिटी रहती है सोप की वो डिपेंड करती है दो टाइप के फैक्टर्स के ऊपर में। पहले तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ अल्कली यूज्ड एंड ऑल्सो ऑन and also depends on quality of oil or fat used। तो बेसिकली सबसे काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है भाई कि जो भी सोप होती है, मतलब जो भी आपके सोप का नेचर है, मतलब ही जो भी सोप की क्वालिटी है वो दो टाइप की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो भी सोप की क्वालिटी है या जो भी सोप का नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो ही फैक्टर्स के ऊपर में क्यों डिपेंड करता है। रीज़न ये है कि जो भी आपकी सोप है वो तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों से बन रही है। पहला है ऑयल या फैट या ईस्टर, और सेकंड क्या है, सेकंड है आपका अल्कली, जैसे कि NaOH, KOH। मतलब जो भी सोप का नेचर है, जो भी सोप की क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ ऑयल के नेचर के ऊपर में, ऑयल की क्वालिटी या ऑयल के फैट, क्वालिटी ऑफ ऑयल या क्वालिटी ऑफ फैट के ऊपर में, या क्वालिटी ऑफ ईस्टर विच इज़ यूज्ड, और सेकंड है अल्कली। रीज़न ये है क्योंकि सोप सिर्फ और सिर्फ आपके ऑयल और फैट और अल्कली के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि वो तो सिर्फ ये दो ही चीज़ों से फॉर्म हो रही है। मतलब जो भी उसका नेचर रहेगा वो डिपेंड करेगा ये दोनों के नेचर के ऊपर में। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द नेचर ऑफ सोप और द क्वालिटी ऑफ सोप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्कली। सबसे पहले तो वो अल्कली के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अल्कली मतलब ही समझ लो जैसे कि NaOH और KOH, ये जो होते हैं ये अल्कली होते हैं। मतलब पहले ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और सेकंड है डिपेंड्स अपॉन दी ऑयल एंड फैट यूज़। किस क्वालिटी का हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, किस क्वालिटी का हम लोग फैट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ साबुन जो होती है वो बहुत सस्ती में आ जाती है और कुछ साबुन जो होती है वो बहुत ही महंगी आती है। जैसे कि अगर आप लोग देखते हो मेडिमिक्स को या आप लोग लक्स को देखते हो,
मेडिमिक्स हो गई, लक्स हो गई, डॉयकेयर हो गई, जॉनसन बेबी की जो सोप हो गई, ये सोप काफ़ी महंगी आती है। और वही अगर मैं आपकी बात करूँ गोदरेज नंबर 1 की, तो ये वाली सोप काफ़ी सस्ते में आती है। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि बाथिंग सोप तो सभी है, गोदरेज नंबर 1 भी नहाने की साबन है, और इसी के अलावा लक्स भी वही काम है, लक्स भी बाथिंग सोप ही है। इसके अलावा आप मेडिमिक्स ले लो, वो भी बाथिंग सोप है, सिंथॉल भी बाथिंग सोप ही है। आपकी और भी बहुत सारे टाइप की सोप्स होती है ना भाई, अलग अलग टाइप की सोप आती है, डॉय केयर वो भी बाथिंग सोप ही है। लेकिन उनमें भी देखो कितना फ़र्क होता है। लक्स साबन जो है वो आपको महंगी मिलेगी, इसी के अलावा मेडिमिक्स काफ़ी महंगी मिलती है, सिंथॉल महंगा मिलता है, ठीक है, डॉय केयर महंगा मिलता है। वही गोदरेज नंबर 1 बहुत सस्ते में मिल जाएगा, लाइफ बॉय बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो ये जो साबन जो है ना, कि कुछ साबन इतनी सस्ती है, कुछ साबन इतनी महंगी, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि ये सस्ती है तो हम इसी को खरीदेंगे, महंगी तो उसको नहीं खरीदेंगे? हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर में, डिपेंड करता है हर किसी के डिपेंड कंडीशंस के ऊपर में। लेकिन रीज़न ये है कि जो कुछ साबन है वो बहुत ज़्यादा महंगी इसलिए, जैसे कि लक्स, मेडिमिक्स, जॉयकेयर, ये कुछ साबन जो है ये इतनी ज़्यादा महंगी जो है, रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि उसमें जो अल्कली यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए, उसमें जो ऑयल या फैट यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, सुपीरियर बेस्ट क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं करके वो जो साबुन होती है वो महंगी आती है। वही अगर मैं बात करूँ सिंपल सोप्स की, जो साबुन काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगी, 5 या 10 रुपये में मिल जाती है वो साबुन, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 रुपये में। तो वो जो साबुन है वो भी बाथिंग सोप ही है, लेकिन वो जो साबुन है उसमें जो अल्कली यूज़ किया जा रहा है, उसमें जो ऑयल और फैट यूज़ किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत चीपर क्वालिटी की है। आप उसको अगर अपने हाथ पे अगर लगा लो ना, तो कुछ समय के बाद में जब आपका बाथिंग कंप्लीट हो जाएगा, नहाना कंप्लीट हो जाएगा, आप जब बाहर आएंगे तो बेसिकली आपका जो हाथ है जहाँ पे आपने वो अप्लाई किया है वो पूरा ऐसा ड्राई हो जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल यूज़ किया था, वहाँ पे जो अल्कली यूज़ किया था वो बहुत चीपर क्वालिटी का था, बहुत ख़राब क्वालिटी का था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके वजह से वो स्किन पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। वही अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी की सोप यूज़ करते हो या अच्छी क्वालिटी की साबुन यूज़ करते हो, उससे नहाने के बाद जब आप बाहर आते हो तो स्किन जो होती है वो हल्की सी ऑयली ऑयली टाइप ही होती है। स्किन जो होती है एकदम हार्श नहीं होती, एकदम ड्राई भी नहीं होती। रीज़न ये है क्योंकि ऑयल और अल्कली बहुत ही बढ़िया से क्वालिटी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो भी आपके सोप होती है, सोप के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप को ही आप बाथिंग सोप भी बोल सकते हो। और सेकंड रहता है आपका लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप को ही आप वॉशिंग सोप भी बोल सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका टॉयलेट सोप है, टॉयलेट सोप को ही आप लोग बाथिंग सोप भी बोलते हो, मतलब ऐसी साबुन जिससे आप लोग नहाते हो। और लॉन्ड्री सोप मतलब ही वॉशिंग सोप, जिससे आप लोग कपड़े धोते हो या बर्तन मांजते हो, वो होगी आपकी वॉशिंग सोप। अब आप लोगों ने देखा होगा, क्या आप लोगों ने कभी व्हील साबुन से या सर्फ एक्सेल साबुन से या टाइड साबुन से बाथिंग तो नहीं की है? रीज़न ये है क्योंकि वो जो साबुन है वो तो कपड़े धोने के लिए होती है, नहाने के लिए तो अलग साबुन होती है। तो क्या हम लोग टाइड, व्हील, एरियल, सर्फ एक्सेल जैसी साबुनों का यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए? नहीं, क्योंकि वो वॉशिंग सोप है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लक्स, गोदरेज नंबर 1, डॉय केयर, मेडिमिक्स, सिंथॉल, ये सारी साबुन हम लोग बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्या लक्स, डॉय केयर, मेडिमिक्स ये सारी साबुनों को अपन लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं। तो हमारे कपड़ों को धोने के लिए, मतलब वॉश करने के लिए क्लॉथ्स को अलग साबुन होती है, बाथिंग करने के लिए मतलब ही नहाने के लिए अलग साबुन होती है। रीज़न ये है क्योंकि दोनों साबुनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तो दोनों ही सोप, लेकिन जो वो बन रही है, जिस टाइप की चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो बाथिंग सोप होता है ये वॉशिंग सोप से कैसे क्या डिफ़र करता है। तो जो भी आपका टॉयलेट सोप है, मतलब जो भी आपका वॉशिंग सोप है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्कली कौन सा यूज़ किया जाता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि ऑयल जो है उसका ग्रेड कैसा है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही वाली चीज़, अल्कली यूज्ड, और ऑयल ग्रेड और नेचर।
तो जो भी आपका टॉयलेट सोप है और बाथिंग सोप है उसमें जो हम लोग अल्कली यूज़ करते हैं वो रहता है आपका NaOH। और जो भी आपका लॉन्ड्री सोप है और वॉशिंग सोप है उसमें जो अल्कली हम लोग यूज़ करते हैं वो रहता है आपका KOH। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका टॉयलेट सोप है और बाथिंग सोप है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं लो ग्रेड, एक सेकेंड, यहाँ पे KOH है और यहाँ पे NaOH। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हाई ग्रेड ऑयल को, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लो ग्रेड ऑयल को। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो आपकी बाथिंग की सोप होती है, मतलब जो आपकी टॉयलेट सोप होती है जिससे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो जो सोप होती है उसमें अल्कली KOH यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, हाई ग्रेड ऑयल, बेटर ग्रेड ऑयल, क्योंकि वो जो साबुन है भाई वो हम लोग हमारे स्किन को अप्लाई करने वाले हैं। स्किन और कपड़े बहुत अलग अलग चीज़ें, तो जो स्किन पे साबुन अप्लाई कर रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज स्किन पे बहुत सारे अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं इफ़ेक्ट्स, जैसे ड्राइनेस आ जाती है, किसी को स्किन पे फोड़े होने लगते, पिंपल्स होने लगते, तो वो सब डिपेंड करता है सोप के क्वालिटी के ऊपर में भी। तो बाथिंग सोप जो होता है उसमें अल्कली KOH यूज़ किया जाता है और जो ऑयल यूज़ किया जाता है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है। बट वही अगर मैं बात करूँ लॉन्ड्री सोप की और वॉशिंग सोप की, तो ये जो साबुन होती है काफ़ी कड़क टाइप की होती है। मतलब अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपके हाथ जो होते हैं वो अलग ही हो जाते हैं, किसी किसी के तो हाथ के छिलके भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये साबुन बहुत ही हार्श, बहुत ही हार्ड नेचर की होती है। तो यहाँ पे जो अल्कली यूज़ होता है वो NaOH होता है, और जो ऑयल का ग्रेड होता है वो बहुत ही चीपर ग्रेड यूज़ होता है, इसलिए ये साबुन बहुत सस्ते में मिलती है। ये जो साबुन है जैसे व्हील वगैरह की साबुन आपको 6 रुपये में मिल जाएगी, बट ये जो साबुन होती है ये आपको मिलेगी 20-25 रुपये की, क्योंकि फ़र्क किस चीज़ का है, अल्कली कौन सा यूज़ किया है, ऑयल का ग्रेड भी देखो ना कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो भी आपका टॉयलेट सोप होता है और आपका जो भी बाथिंग सोप होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, लेकिन जो भी आपका लॉन्ड्री सोप होता है और वॉशिंग सोप होता है वो आपके हार्ड नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके सोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों ने अभी तक सोप तो यूज़ किया लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि टॉयलेट सोप मतलब कि बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप में फ़र्क किस चीज़ का है। तो अभी समझ में आया कि अल्कली कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑयल का ग्रेड क्यों यूज़ कर रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आया कि क्यों कोई साबुन बहुत सस्ती होती है और क्यों कोई साबुन बहुत महंगी होती है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, तो यहाँ पे आपका सोप का पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया कि सोप क्या होता है, सोप को डिफाइन कैसे करते हैं, सोप फॉर्म कैसे होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है जिससे सोप फॉर्म होती है, सोप की रिएक्शन क्या होती है, सोप के टाइप्स क्या होते हैं, सोप का नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो सोप तो ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में बताया था कि जो भी आपके क्लिनजिंग एजेंट है उसमें टोटल 2 टाइप आते हैं। पहला होता है सोप और सेकेंड होता है आपका डिटर्जेंट। तो सोप तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट को। चलिए देखते हैं डिटर्जेंट को। सिंथेटिक डिटर्जेंट, ठीक, एक बार इसका डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। द मैन मेड क्लिनजिंग एजेंट that can be used even in hard water are called as तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी मैन मेड क्लिनजिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो एजेंट जो हम लोगों ने बनाए हैं, जो हम लोगों ने सिंथेसाइज किए हैं, जो इंसानों ने, जो लोगों ने बनाया है, जिसको हम लोगों ने सिंथेसाइज किया है, इसीलिए उसको सिंथेटिक बोला जाता है। तो डिटर्जेंट जो होता है वो हम लोगों को नेचर से नहीं मिला है, वो हम लोगों ने बनाया है। इसका मतलब ये जो डिटर्जेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक डिटर्जेंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैन मेड क्लिनजिंग एजेंट, क्योंकि ये डिटर्जेंट को हम लोगों ने बनाया, मैन ने बनाया।
तो मैन मेड है, इसीलिए उसको सिंथेटिक भी बोला जाता है। तो मैन मेड क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है, दैट कैन बी यूज इवन इन हार्ड वाटर इज कॉल्ड एज सिंथेटिक डिटर्जेंट। आपको याद रखना है कि वाटर भी दो टाइप के होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है, मतलब जैसे जो कुएं का पानी है वो हार्ड वाटर है, लेकिन जो अगर मैं बात करूँ वाटर प्यूरीफायर का वाटर, तो वो सॉफ्ट वाटर है, तो वो डिपेंड करता है। हार्ड वाटर मतलब कुएं का पानी, बोरवेल का पानी, ये हार्ड वाटर होता है। सो मैन मेड क्लिनजिंग एजेंट दैट कैन बी यूज इवन इन हार्ड वाटर, उसको आप लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो भी आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट है ना, उसके टोटल 3 टाइप होते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका कटायनिक डिटर्जेंट, सेकेंड होता है आपका अनायनिक डिटर्जेंट, और थर्ड होता है आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो पहला क्या है? पहला है कटायनिक, सेकेंड है आपका अनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, और थर्ड है आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। चलिए डिस्कस करते हैं कटायनिक क्या है, अनायनिक क्या है, और नॉन आयोनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। The sodium salt, the sodium salt of long chain alkyl substituted, the sodium salt of long chain alkyl substituted sulfonic acid और long chain alkyl substituted benzene sulfonic acid, पहले कभी भी अनायनिक को पढ़ाते हैं तो पहले मैं अनायनिक को पढ़ाऊंगी, उसके बाद में कटायनिक को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको आप लोग अनायनिक डिटर्जेंट बोलते हो, आर कॉल्ड एज अनायनिक डिटर्जेंट। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगी, जब तक कि मैं आपको एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगी, जब तक कि मैं आपको इस चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगी, आपको अनायनिक डिटर्जेंट समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वेट करो उस चीज़ का, मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी लिखा के दूंगी और समझाऊंगी कि ये डेफिनेशन को कैसे उस एग्जाम्पल पे हमको अप्लाई करना है। तो फिलहाल के लिए बस आप उतना ही याद रखो कि जो भी सोडियम सॉल्ट होता है ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड या लॉन्ग चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको आप लोग क्या बोलते हो? अनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, the quaternary ammonium salt having one long chain alkyl group is called as cationic detergent। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो ये भी आपको डायग्राम से समझ में आएगा। हैविंग वन लॉन्ग चेन अल्किल ग्रुप आर कॉल्ड एज कैटायनिक डिटर्जेंट। थोड़ा सा रुको, मैं डायग्राम निकाल के देने वाली हूँ, अपन लोग पहले नॉन आयोनिक को भी देख लेते हैं। ठीक है, दे आर ईथर्स और पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल with alkyl phenol or esters of polyethylene glycol with long chain fatty acid chain।
are called as non-ionic detergent. चलिए मैं आपको पहले इनके एग्जाम्पल्स लिखा के देती हूँ, फिर समझा के देती हूँ। चलिए अगर आप लोग ज़रा ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पे आपको सोडियम ही दिख रहा है। मैंने सॉल्ट इसलिए बोला है क्योंकि एक जगह पे आपको दिख रहा है प्लस साइन, एक जगह पे आपको दिख रहा है माइनस साइन। जब आपको दोनों चार्ज दिखते हैं प्लस और माइनस, मतलब ये आपको दो टाइप के आयन दिख रहे हैं प्लस और माइनस, तो ऐसे केस में आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको सॉल्ट बोलते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बोला है सोडियम सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि आपको सोडियम दिख रहा है और सॉल्ट फॉर्म में दिख रहा है। लॉन्ग चेन अल्काइल सब्सटीट्यूटेड सल्फोनिक एसिड, इसको सल्फोनिक एसिड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे आपको OSO3 ग्रुप दिख रहा है, इसलिए इसको सल्फोनिक बोलते हैं। ये सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, इसलिए आप इसको सल्फोनिक ग्रुप बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे लॉन्ग चेन इसलिए बोला है क्योंकि ये जो चेन है ये देखो कितने लंबे, कितने सारे कार्बन एटम की है। एक, ये 10 मतलब हो गया 11 और ये हो गया 12। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये जो आपका अनायनिक डिटर्जेंट है इसमें आपको दिख रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ, मतलब सोडियम आयन दिख रहा है, सॉल्ट फॉर्म में दिख रहा है, प्लस माइनस के फॉर्म में, इसलिए सॉल्ट फॉर्म में सोडियम सॉल्ट ऑफ। लॉन्ग चेन, क्योंकि ये जो चेन है इसमें बहुत सारे अल्काइल ग्रुप है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इसलिए आप उसको बोल रहे हो लॉन्ग चेन। अब ये 3 मत बोलना, देखो ये 1 है, ये दूसरा है और ये 10 है, मतलब टोटल कितने हुए 12। सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट। चलिए अब देखते हैं कटायनिक डिटर्जेंट को, कि कटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब देखो क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन है वैसे तो उसकी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 3 ही होती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो वैसे सिर्फ और सिर्फ 3 ही होती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बना लिए तो आपके नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर में प्लस साइन आ जाता है, उसके ऊपर में पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड। तो 1 का मतलब मोनो होता है, 2 का मतलब डाई होता है, 3 का मतलब ट्राई होता है और 4 का मतलब टेट्रा होता है। उसी को आप क्वाटरनरी भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वार्टर मतलब 4 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप उसको बोलेंगे क्वाटरनरी। ये जो है ये अमोनियम आयन है, इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस चार्ज दिख रहा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 4 चीज़ों से अटैच है, करके मैंने इसको क्वाटरनरी बोला। अमोनियम इसलिए बोला क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है। सॉल्ट मतलब एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हैविंग 1 लॉन्ग चेन अल्किल ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों से अटैच है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 चीज़ों से अटैच है, 4 अल्किल ग्रुप से अटैच है। ये हुआ पहला अल्किल ग्रुप और ये हुआ आपका 3 बार अल्किल ग्रुप, क्योंकि मिथिल ग्रुप 3 बार है।
मतलब ये आपका पहला अल्किल ग्रुप हुआ और ये आपके 3 और अल्किल ग्रुप हुए, तो 3 + 1 कितना हुआ 4। मतलब नाइट्रोजन टोटल 4 अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए उसके ऊपर प्लस साइन आया। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हैविंग 1 लॉन्ग चेन, क्योंकि ये तो देखो जो 3 ग्रुप है वो तो CH3 CH छोटे छोटे हैं, लेकिन जो ये वाला ग्रुप है ये बहुत लॉन्ग है। देखो इसमें कितने कार्बन है, 15 + 1 16 कार्बन है। तो एक जो ग्रुप है, एक जो अल्किल ग्रुप है उसमें बहुत सारे कार्बन है, 16 कार्बन है। तो ये क्या हुआ, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच टू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उसको आप लोग कटायनिक डिटर्जेंट बोलते हो। लास्ट टाइप है आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट मतलब ही ईथर। ईथर मतलब जिसमें ऑक्सीजन आता है उसको आप लोग ईथर बोलते हो। अगर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो ईथर, ऑक्सीजन के साथ में C डबल बॉन्ड O दिखता है तो ईस्टर, ठीक है, याद रखना। तो दे आर ईथर्स। और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है, तो ये ग्लाइकॉल के फॉर्म में या अल्कील फिनॉल के फॉर्म में या ईस्टर्स ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है या लॉन्ग चेन फैटी एसिड चेन है, उसको आप लोग नॉन आयोनिक बोलते हो। अब जैसे कि इसका नाम ही है नॉन आयोनिक, मतलब ही इसके नाम से आपको ये समझ में आता है कि ये जो डिटर्जेंट है इनके अंदर में प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता। ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये ऐसे डिटर्जेंट होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब ही प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जो भी आपका अनायनिक डिटर्जेंट होता है, अनायनिक डिटर्जेंट ज़रा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनायनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है डिटर्जेंट में और टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट में और डिटर्जेंट में अनायनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो भी आपका अनायनिक डिटर्जेंट है वो प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट और डिटर्जेंट में। जो भी आपका घर में कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर होता है या जो भी आपका टूथपेस्ट होता है उसमें अनायनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है। जो भी कटायनिक डिटर्जेंट है वो हेयर कंडीशनर में या और हेयर शैम्पू में प्रेजेंट होता है। और जो भी आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है वो लिक्विड डिश वॉशर में यूज़ होती है, लिक्विड डिश वॉश में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अनायनिक डिटर्जेंट प्रेजेंट इन टूथपेस्ट और डिटर्जेंट पाउडर, कटायनिक डिटर्जेंट इज प्रेजेंट इन हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर, एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट इज प्रेजेंट इन लिक्विड डिश वॉश। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों ने डिटर्जेंट के टाइप को भी देख लिया, डिटर्जेंट हमने देख लिया क्या होता है, कौन सा डिटर्जेंट काय में प्रेजेंट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि टूथपेस्ट को भी यूज़ करते वक्त झाग आता है तो टूथपेस्ट में अनायनिक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट पाउडर अनायनिक। हेयर शैम्पू, जब आप शैम्पू लेते हो या कंडीशनर लगाते हो बालों को तो बेसिकली उसमें भी झाग आता है, फोम आता है, तो बेसिकली वो भी क्या हुआ, कटायनिक डिटर्जेंट है। और नॉन आयोनिक जो होता है लिक्विड डिश वॉश हैंड वॉशर में नॉन आयोनिक यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, की बेसिकली सोप जो होता है कैसे हमारे गंदे हाथ को साफ करता है। सोप जो होता है या डिटर्जेंट जो होता है बेसिकली वो हमारे कपड़ों को कैसे क्या क्लीन करता है, क्योंकि जादू थोड़ी होता है कि टाइड या सर्फ एक्सेल का पाउडर लिया और कपड़े उसके अंदर डाले और बाहर निकालो तो कपड़े चकाचक, या साबुन लगा दिया तो हमारे कपड़े शाइन मारने लगते हैं, धूल मिट्टी सब निकल जाती है। तो क्या जादू थोड़ी हो रहा है कि साबुन घुमाने से काम हो गया, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ क्लिनजिंग एजेंट सोप एंड डिटर्जेंट। मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। तो बेसिकली जो सोप होती है, सोप में टोटल 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका पोलर पार्ट और सेकंड होता है आपका नॉन पोलर पार्ट। तो मैंने आप लोगों को ये बताया फिलहाल कि सोप में टोटल 2 पार्ट है, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट होता है उसको आप लोग हेड बोलते हो, जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको आप लोग टेल बोलते हो। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है,
और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वो पार्ट जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन वाटर। और हाइड्रोफोबिक मतलब वो पार्ट जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, डू नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर। मतलब ही वो पार्ट जो डिजोल्व होता है इन ऑयल। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सोप में टोटल दो पार्ट होते हैं, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट होता है उसको आप लोग हेड बोलते हो, और जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको आप लोग टेल बोलते हो। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब ही वो डिजोल्व होता है इन वाटर। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब जो डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, मतलब ही जो ऑयल में डिजोल्व होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो सोप या डिटर्जेंट जो होता है, देखो उसमें वर्क कैसे क्या होता है। यहाँ पे आप सोप भी ले सकते हो, यहाँ पे आप डिटर्जेंट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको आप लोग बोलते हो हेड पार्ट। और ये जो हेड पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब ही वो पार्ट जो डिजोल्व होता है इन वाटर। ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अपन लोग बोलते हैं टेल। टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, दाग दो टाइप के रहते हैं। पहला ये, सपोज आप रसना पी रहे थे, रसना मतलब कोई शरबत पी रहे थे और वो शरबत गिर गया, तो शरबत में क्या कोई ऑयली पार्ट है? नहीं, शरबत में तो वाटर वाला पार्ट है ना। तो आपका कौन सा पार्ट सोप का क्लीन करेगा, हेड पार्ट या टेल पार्ट? क्योंकि जो हेड पार्ट है वो हेड पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो जिसमें वाटर वाला जो स्टेन है, मतलब जैसे कि वाटर वाले जो दाग होते हैं जिसमें ऑयल नहीं होता है, जैसे कि आप रसना पी रहे थे या आप शरबत पी रहे थे और सपोज शरबत आपके टी शर्ट पे गिर गया, अब मुझे वो शरबत का दाग क्लीन करना है, वो शरबत का स्टेन क्लीन करना है। तो बेसिकली ये जो शरबत है ये वाटर वाला पार्ट है। रसना जो होता है उसमें वाटर होता है ना, उसमें ऑयल थोड़ी होता है। तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट मतलब ही हेड वाला पार्ट उसको क्लीन करेगा। बट अगर मेरे कपड़े पे सपोज ऑयल गिर गया, सपोज मैं सब्जी रोटी खा रही थी और सब्जी रोटी खाते खाते सब्जी मेरे टी शर्ट पे गिर गई, सब्जी का ऑयल लग गया, तो जो ऑयल का स्टेन है उसको टेल वाला पार्ट क्लीन करेगा, मतलब ही जो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, जो ऑयल में सोल्यूबल है। रीज़न ये है, अगर वाटर वाला दाग है, वाटर वाला स्टेन है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब ही हेड वाला जो पार्ट है सोप का वो क्लीन करेगा। रीज़न ये है क्योंकि जो हेड पार्ट होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर में डिजोल्व होता है। याद रखना है, हेड पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो डिजोल्व होता है इन वाटर। इसीलिए हम लोग अगर हमारे बॉडी पे, हमारे टी शर्ट पे या हमारे जीन्स पर या कोई भी क्लॉथ पर वाटर वाला दाग गिर जाता है, वाटर वाली चीज़ गिर जाती है, तो बेसिकली हेड वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो वाटर में डिजोल्व होता है वो उसको क्लीन करेगा। बट अगर हमारे टी शर्ट पे सपोज ऑयल गिर गया, सब्जी का ऑयल गिर गया या ऑयली कोई चीज़ गिर गई और ऑयल का अगर स्टेन हो गया, तो उसको टेल वाला पार्ट क्लीन करता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट क्लीन करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट होता है वो डिजोल्व होता है ऑयल में। मतलब अगर वाटर वाला दाग है, वाटर वाला स्टेन है, तो हेड वाला पार्ट क्लीन करेगा क्योंकि वो डिजोल्व होता है वाटर में। और अगर ऑयल वाला दाग है, ऑयल वाला स्टेन है, तो टेल वाला पार्ट क्लीन करेगा क्योंकि वो डिजोल्व होता है ऑयल में। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। इसको हम लोग बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन।
इस तरीके से माइसेल फॉर्म होता है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखो भाई, अब ये तो आपके 11th स्टैंडर्ड के लास्ट वाले चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद पूरा 11 का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका लास्ट क्लास है 11 का। अगर आपने 11 के मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको वो 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जितना भी 11th स्टैंडर्ड का कोर्स था, सिलेबस था, वो मैंने आपको 12th ओरिएंटेड पढ़ाया। तो अगर आपने मेरे 11th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस देखे होंगे तो आई गारंटी यू कि बेसिकली आपके सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन बेसिकली 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस 11th स्टैंडर्ड वीडियोज़, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज बेसिकली आई विल बी मीटिंग यू इन द 12th स्टैंडर्ड वीडियोज़। 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स इस पर्टिकुलर एकेडमी पवन वाघ एकेडमी पे अवेलेबल है। सो बेसिकली यहाँ पे अपनी जर्नी खत्म नहीं होती है, बिकॉज यू विल बी कंटिन्यू वॉचिंग दिस केमिस्ट्री वीडियोस इन स्टैंडर्ड 12th टू। तो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड के भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस वहाँ अवेलेबल है। आपको नोट्स भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हो, 11th स्टैंडर्ड के टर्म पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। 12th स्टैंडर्ड के नोट्स, 12th स्टैंडर्ड के टर्म पेपर्स, ये सारे के सारे आपको ऐप पे मिलेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ताकि अपना तो फ़ायदा हो ही, लेकिन किसी और का भी अगर फ़ायदा होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अपने साथ किसी और का भी फ़ायदा होना चाहिए, ऐसी हमेशा कोशिश करो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई अगर 11th स्टैंडर्ड में है, उसको कोचिंग का बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसको ये वीडियो का चैनल बता दो, सो दैट वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सके और अपना भी फ़ायदा हो जाए और उसका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है भाई। क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज और बढ़ता है। तो अगर आप लोग ये वीडियोस को शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी हैप्पी फील होगा कि चलो मैं तो अपनी हेल्प कर ही रहा हूँ और किसी और की भी हेल्प मेरी वजह से हो रही है। नोट्स के बारे में भी उनको बताइए और 12th स्टैंडर्ड में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच टिल देन।